नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने चर्चा की कुछ प्रश्नों के बारे में। आज हम कुछ नए प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, हजार खंभों का शहर किसे कहा जाता है? राजस्थान के पाली जिले में एक मंदिर है जिसका नाम है रणकपुर जैन मंदिर, जिसे हजार खंभों का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे खंभे हैं। इस मंदिर का निर्माण राणा कुंभा के एक मंत्री धरणक शाह ने करवाया और इस मंदिर में लगभग 1444 खंभे हैं। इस वजह से इसको हजार खंभों का मंदिर कहा जाता है। और यह जो रणकपुर नाम की जगह है इसको हजार खंभों का शहर कहा जाता है। यहाँ भगवान ऋषभदेव का मंदिर बना हुआ है और भगवान ऋषभदेव जो जैन धर्म के संस्थापक कहलाते हैं, उनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव के मंदिर का निर्माण यहाँ पर धरणक शाह ने करवाया। ऋषभदेव के मंदिर के सामने ही पार्श्वनाथ मंदिर और पास में नेमिनाथ मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। इन खंभों की भी एक विशेषता है कि कहीं भी मंदिर में आप कहीं भी खड़े हो जाओ, कोई भी खंभा मंदिर की जो मूर्ति है भगवान ऋषभदेव की, उस मूर्ति के दर्शन करने के बीच में ये कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे खंभे। इस प्रकार से ये खंभे बने हुए और ये पूरे एक दूसरे से अद्वितीय है, मतलब हर खंभा एक दूसरे से अलग है। ये रणकपुर में जो जैन मंदिर है, धरणक शाह ने क्यों बनवाए, कैसे बनवाए, राणा कुंभा के आदेश पर बनवाए या खुद की इच्छा से बनवाए, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो राणा कुंभा है वो मेवाड़ के महाराणा थे और पाली तक उनका अधिकार था। उनके एक मंत्री थे जिनका नाम था धरणक शाह। धरणक शाह जैन धर्म के श्रद्धालु थे, तो जैन धर्म के श्रावक थे या श्रद्धालु थे। तो ये भगवान ऋषभदेव का कोई मंदिर बनवाना चाहते थे। तो कहते हैं कि एक बार इनको कोई सपना आया और उस सपने में इन्होंने एक विमान देखा। उस विमान की तरह ये उस मंदिर को बनाना चाहते थे। आखिर क्या था? कहते हैं कि उस विमान का नाम था नलिनी विमान। जिस प्रकार हिंदू धर्म से संबंधित है एक पुष्पक विमान, उसी तरह इस जैन धर्म से संबंधित है नलिनी विमान। तो नलिनी विमान का सपना देखा धरणक शाह ने और धरणक शाह ने सोचा क्यों ना इसी प्रकार का मंदिर बनाया जाए। तो उन्होंने महाराणा कुंभा से चर्चा की। महाराणा कुंभा ने भी कहा ठीक है, अगर आप मंदिर बनवाना चाहते हो तो मैं उसके लिए आपको जमीन प्रदान कर सकता हूँ। नलिनी गुल्म विमान का सपना देखा था तो कहा कि मैं आपको जमीन प्रदान कर सकता हूं। तो महाराणा कुंभा ने धरणक शाह को पाली जिले में जमीन प्रदान की और कहा कि आप अपने मंदिर यहां पर बनवाइए। तो ये जो धरणक शाह थे ये बिल्कुल उसी विमान की तरह मंदिर बनवाना चाहते थे। अच्छा, नलिनी गुल्म विमान का क्या महत्व है? जिस प्रकार महत्व पुष्पक विमान का हिंदू धर्म में है, उसी तरह नलिनी गुल्म विमान का महत्व जैन धर्म में है। जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए उनमें एक तीर्थंकर का था यह विमान नलिनी गुल्म विमान। अगर कोई जैन धर्म का अनुयायी हो तो प्लीज बताइएगा इसके बारे में कि किस तीर्थंकर का था यह विमान। तो ये जैन धर्म के तीर्थंकर का था नलिनी गुल्म विमान। इसलिए ये धरणक शाह उस विमान की तरह ही भगवान ऋषभदेव का मंदिर बनवाना चाहते थे। अनेक वास्तुकारों को इन्होंने बुलाया। हालांकि जमीन तो राणा कुंभा ने दे दी, इसलिए इसी जगह का नाम रणकपुर पड़ा, लेकिन वास्तुकारों को बुलाया और कहा कि मैं इस प्रकार का मंदिर बनवाना चाहता हूँ। वो मंदिर बिल्कुल इसी विमान की तरह दिखना चाहिए। उन्होंने विमान जो उन्होंने सपने में देखा वो पूरा बताया और कहा कि मंदिर इस तरह का दिखना चाहिए। अनेक वास्तुकार आए, सबने धरणक शाह के सामने अपनी योजना प्रस्तुत की कि हम इस प्रकार मंदिर बना करके आपको देंगे, लेकिन धरणक शाह उससे संतुष्ट नहीं हुए। अंत में एक वास्तुकार आया जिसका नाम था दीपाक। दीपाक ने कहा कि मैं इस तरह से उस मंदिर को बनाऊंगा और इसमें इस तरह के खंभे होंगे, इस प्रकार की मूर्ति होगी। सारी की सारी योजना धरणक शाह के सामने दीपाक ने प्रस्तुत की। उस योजना को सुनकर के धरणक शाह प्रसन्न हो गए और कहा कि बिल्कुल आपकी ही जरूरत थी मुझे, क्योंकि आप ही ऐसा मंदिर बना सकते हो। और फिर धरणक शाह ने दीपक को मंदिर बनाने की परमिशन दे दी और मंदिर का काम शुरू हुआ पाली जिले में। और उस मंदिर में 1444 खंभे लगाए गए, 84 मंडप, 28 शिखर। इस मंदिर को नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा भी दी विमल सूरी ने। और ये मंदिर एक नदी के किनारे स्थित है। हालांकि छोटी सी नदी है, मगाई नदी, उस नदी के किनारे स्थित है। लाल पत्थरों से भी इसका निर्माण हुआ है।
और इसके सामने पार्श्वनाथ का मंदिर है। और हाँ, रणकपुर का जो जैन मंदिर है ना, उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये चौमुखा जैन मंदिर है। चौमुखा जैन मंदिर का क्या मतलब, इसके मूर्ति है, उसके चारों तरफ सिर है। दूसरी बात, ये मंदिर चारों तरफ से खुलता है, यानी इसके 4 दरवाजे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस तरह से चारों तरफ दरवाजे हैं। और किसी भी दरवाजे से आप प्रवेश करो, आपको भगवान जो मुख्य मंदिर है, भगवान आदिनाथ के दर्शन आपको हो जाएंगे। इस प्रकार से ये मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने एक टिप्पणी की है कि मैं ऐसे किसी भवन को नहीं जानता जो इतना रोचक हो और प्रभावशाली हो और खंभों की व्यवस्था इतनी सुंदर हो। ऐसा भवन मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा जिस प्रकार ये रणकपुर का जैन मंदिर बना हुआ है। फर्ग्यूसन ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। इस प्रकार ये सुंदर मंदिर पाली जिले में बना हुआ है। इस प्रकार का ये मंदिर बना हुआ है, ऐसे में इसकी प्रशंसा करना जायज भी है। तो फर्ग्यूसन ने प्रशंसा करके कोई गलत नहीं कहा, या यूं कहूं विमल सूरी ने इसको नलिनी गुल्म विमान कह करके भी गलत नहीं किया, क्योंकि नलिनी गुल्म विमान की आकृति को देख करके ही धर्णक शाह ने यह मंदिर बनवाया था। इस प्रकार यह अंदर की स्थिति है इस मंदिर की। अब दूसरा प्रश्न, कनक सागर के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के बूंदी जिले में एक झील है जिसका नाम कनक सागर झील है। और बूंदी में दुगारी नामक स्थान पर है, इसलिए इसको दुगारी झील के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर अनेक प्रवासी पक्षी इस झील पर आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण झील ये बूंदी जिले की है। हालांकि कुछ खास बातें इसके बारे में मिलती नहीं है, इसलिए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। ऐसा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो टाइगर रिजर्व नहीं है फिर भी वहां बाघ विचरण करते हैं? राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व है, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और राजस्थान के तीनों टाइगर रिजर्व की अभ्यारण्य के रूप में स्थापना वर्ष 1955 में की गई। बाद में धीरे धीरे इनको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, एक अभ्यारण्य के रूप में उसकी स्थापना 1955 में हुई और 1973 में उसे टाइगर रिजर्व घोषित किया। अब आपके मन में वापस प्रश्न आ रहा होगा कि टाइगर रिजर्व क्या है? तो दुनिया पर्यावरण का संरक्षण करने पर विचार करती है। इसी प्रकार का विचार किया गया था वर्ष 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में। स्टॉकहोम स्वीडन में है और वहां सम्मेलन आयोजित किया गया पर्यावरण संरक्षण के लिए। और उसी सम्मेलन में पर्यावरण का संरक्षण करने का विचार किया गया। बाद में राजस्थान में उसी के अगले साल टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया और उसी टाइगर प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना वर्ष 1973 में की गई। राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। हालांकि ये पहले एक वन्य जीव अभ्यारण्य था और इसी रणथंभौर टाइगर रिजर्व को वर्ष 1980 में राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया था। दूसरी बात अगर करें तो दूसरा आता है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व की भी वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापना 1955 में की गई और 1978 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया। हालांकि ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। और तीसरा जो टाइगर रिजर्व है वो है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की स्थापना भी वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में 1955 में की गई और 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। और कहा यह जाता है कि 2013 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया। हालांकि यहाँ पर 2 साल मिलते, एक 2013 और अभी 1-2 दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था, वहाँ 2016 का साल भी लिखा हुआ था। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि मुकुंदरा हिल्स भी टाइगर रिजर्व है। लेकिन इसके अलावा राजस्थान का एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है जहां पर टाइगर विचरण करते हैं और वो वन्य जीव अभ्यारण्य है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई। और बूंदी जिले की अगर चर्चा करें तो पहले हम रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। यह है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ये इसके ऊपर की सैटेलाइट के माध्यम से जो इसका नक्शा प्राप्त होता है उसकी स्थिति है। यहाँ पर ये जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। हालांकि ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, फिर भी यहाँ पर बाघ विचरण करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बाघ विचरण करते हैं।
और बूंदी जिले की स्थिति अगर चर्चा करें तो ये ऊपर है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में तो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या रणथंभौर टाइगर रिजर्व, और सवाई माधोपुर के पड़ोस में एक जिला है बूंदी जिला, यहाँ पर है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, और यहाँ पर भी टाइगर रहते हैं। हालांकि ये टाइगर रिजर्व नहीं है, 1982 में से वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। अब एक बात और बता दूं, ये जो रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यह टाइगर रिजर्व नहीं है, लेकिन राजस्थान सरकार का यह प्रयास है कि इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए, और इसकी रिपोर्ट वन विभाग ने राजस्थान सरकार को दी थी। वन विभाग ने राजस्थान सरकार से मांग की कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए। राजस्थान सरकार ने वन विभाग की बात सुनी, न केवल सुनी बल्कि स्वीकार भी की, और राजस्थान सरकार ने अपनी रिपोर्ट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास भेजी है, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से निवेदन किया है कि हमारे राजस्थान में रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाए, क्योंकि इसके पास में रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पर बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ से कुछ बाघों को हम रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित भी करना चाहते हैं। और रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो टाइगर के लिए बिल्कुल अनुकूल जगह है, इसलिए इसको भी वन्य टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए, ये राजस्थान सरकार ने अभी मांग की है। यानी आज मैं ये बोल रहा हूँ, इससे बिल्कुल 3-4 दिन पहले की बात ही है। राजस्थान सरकार ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास अपनी रिपोर्ट भेजी है, तो अब हमें देखना पड़ेगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या करती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की टीम यहाँ आएगी रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य बूंदी, और यहाँ विजिट करेगी, और अगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को ये लगेगा कि बिल्कुल ये सही जगह है और इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया जाना चाहिए, तो ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में उदयपुर जिले में एक सभ्यता प्राप्त हुई है। हालांकि हमने चर्चा की है कि राजस्थान के उदयपुर जिले से एक नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ियों से, जिसका नाम आयड़ या बेड़च नदी है, और वो भीलवाड़ा में जाकर के मिल जाती है उस बनास नदी में। इस आयड़ या बेड़च नदी के किनारे प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ, यानी बहुत प्राचीन समय में यहाँ लोग रहते थे। उस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हालांकि राजस्थान में एक सभ्यता और है जिसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, वो गणेश्वर सभ्यता है, लेकिन ये दूसरी सभ्यता है ताम्रवती सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी अलग है और ताम्रवती सभ्यता अलग है। तो ताम्रवती सभ्यता आड़ है और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता है, नीम का थाना सीकर वाली। ये है उदयपुर की। अब इसके बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले तो यहाँ खुदाई की गई है, कैसे की गई उसके बारे में चर्चा करेंगे अहाड़ उदयपुर में। तो सबसे पहले तो इस सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। अक्षय कीर्ति व्यास ने इस सभ्यता की खोज की और यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें प्राप्त हुई। हालांकि अक्षय कीर्ति व्यास ने सिर्फ खोज की थी, बाद में इसकी खुदाई कुछ और लोगों के द्वारा की गई। और सबसे पहले इस सभ्यता की खुदाई अहाड़ नामक स्थान पर हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा बार खुदाई की गई थी धूलकोट नामक स्थान पर। धूलकोट पर सर्वप्रथम खुदाई का काम रत्नचंद्र अग्रवाल ने किया। बाद में राजस्थान सरकार ने 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया, एक विजय कुमार और एक प्रशांत चंद्र चक्रवर्ती। इन्होंने यहाँ पर खुदाई की और सबसे पहले आड़ सभ्यता, आड़ नामक स्थान पर खुदाई के कारण इसका नाम आड़ सभ्यता पड़ा। अब यहाँ जो खुदाई की गई इसमें कुछ चीज़ें प्राप्त हुई। सबसे पहले तो ऐसे पत्थर प्राप्त हुए जिनसे औजार बनाए जाते हैं। दूसरा, कुछ तांबे के बने हुए उपकरण प्राप्त हुए। और तीसरा, और भी कुछ प्राप्त हुए, वो है काली भूरी मिट्टी के बने हुए बर्तन। 3 स्तरों में यहाँ पर खुदाई की गई और तीनों स्तरों में अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई। मतलब पत्थर की बनी हुई चीज़ें भी प्राप्त हुई, दूसरी तांबे की बनी हुई चीजें भी प्राप्त हुई, और तीसरी काली भूरी मिट्टी के बने हुए मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। यानी बहुत सारी ये सभ्यताओं का मिश्रण है आड़ सभ्यता। आड़ सभ्यता बहुत सारी सभ्यताओं का मिश्रण है। यहां पर अक्षय कीर्ति व्यास ने सबसे पहले इसका पता लगाया था
यहाँ आए थे और उदयपुर में, और उनको पता चला कि यहाँ पर प्राचीन समय में कोई सभ्यता थी आयड या बेडच नदी के किनारे। और भी कुछ चीजें प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुए? एक घर में एक जगह पर 6 चूल्हे प्राप्त हुए, और उन 6 चूल्हों को देख करके हमारे जो पुरातत्वविद है उन्होंने ये अनुमान लगाया कि शायद यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा थी, यानी बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे। और इसके अलावा यहाँ पर चक्रकूप के भी अवशेष प्राप्त हुए। ये चक्रकूप का मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई गंदा पानी होता था तो उसको इस चक्रकूप में डाल दिया जाता था। ये गंदे पानी के शोधन के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति थी, शोधन के लिए नहीं तो मतलब पानी को इसमें डाल दिया जाता था, इसको चक्रकूप कहा गया। इसके अलावा यहाँ पर काली भूरी मिट्टी से बना हुआ एक मिट्टी की बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई, और वो मूर्ति है एक बैल की। उस बैल की मूर्ति को बनासियल बुल कहा गया इस सभ्यता में। एक लोहे का बना हुआ हल भी प्राप्त हुआ। मतलब स्पष्ट है कि यहाँ के लोग एक तो तांबे के उपकरण बनाते थे, और तांबा गलाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए। लेकिन दूसरा, गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि यहाँ के लोग खेती भी किया करते थे, और गोपीनाथ शर्मा ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर कुछ चीजें प्राप्त हुई। एक तो लोहे का जो हल प्राप्त हुआ, उसके आधार पर गोपीनाथ शर्मा ने कहा कि यहाँ के लोग खेती करते थे। दूसरे, यहाँ पर गोरे और कोठे प्राप्त हुए, यानी काली भूरी मिट्टी से ही निर्मित कुछ और जो अनाज रखने के बर्तन होते हैं बड़े बड़े, वे भी प्राप्त हुए हैं। और उसके आधार पर भी ये कहा जाता है कि यहाँ के लोग खेती करते थे। इसके अलावा यहाँ के लोग रंगाई छपाई भी करते थे। और उदयपुर है वो यहाँ पर है, उदयपुर राजस्थान और गुजरात की सीमा पर है उदयपुर, सिरोही के पास में। तो आज की कक्षा में इतना ही, और भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।